तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन कर्व में ब्लॉक ऑन ब्लॉक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए थे, जो कि 100% आपके जेई या नेट के एग्ज़ाम में आएंगे। आज का हम लोग डिस्कस करेंगे उसी में लॉज ऑफ मोशन में ही नेक्स्ट टॉपिक अपना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे आगे भी फिजिक्स में हम लोग की इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कब पढ़ना है? जब देखो मोशन शुरू में हम लोग पढ़े थे, मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन भी पढ़ चुके हैं जो पैराबोलिक मोशन का था, राइट। उसके बाद लेकिन मोशन इन सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की जब बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस टाइप ऑफ मोशन में होगा? जहाँ सर्कुलर मोशन हो। पाथ कैसा होगा? ट्रैक का सर्कुलर पाथ होगा, तभी ये डिस्कशन होगा, सर्कुलर पाथ होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ध्यान क्या देना है, जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन की बात आ रही है। ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन 2 तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करके या उसका डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन चेंज 2 तरीके से होते हैं, आइडर या उसका आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होने से। जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का, जैसे इस डायग्राम आप देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट जैसे इसके चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, बट डायरेक्शन देखिए यहाँ पर रहेगा तो अलग, यहाँ पर जाएगा डायरेक्शन अलग, यहाँ पर देखिए नीचे डायरेक्शन, यहाँ जाएगा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या ध्यान देना है? पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा वेलोसिटी का। तब एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण आपका यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। और इसमें पॉइंट्स हम लोग ध्यान से देखें पहले क्या क्या है, इसको अच्छी तरह से समझने का है। अब और दूसरी पॉइंट, तो पहले मैंने क्या बताया, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, पाथ हो गया सर्किल, एवरी पॉइंट पर, जैसे पॉइंट ए लिए, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी, हर जगह ये भी तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन इज चेंजेज एट एवरी पॉइंट। यहाँ पर आइएगा तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे आइएगा तो ये डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि डायरेक्शन कैसा भी रहेगा, क्या वो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, ये भी ध्यान देने की बात है। कि जहां भी आप वेलोसिटी देखोगे, एक ध्यान देने की बात है कि जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, ये क्या है? 90 डिग्री होना जरूरी है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो ए सी फॉर सेंट्रीपिटल, तो आप क्या ध्यान दोगे? वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, या रेडियस, ये सेंटर से इस यहाँ पर आ जाए, ऑब्जर्वर आप बैठे हो, तो क्या देखो, रेडियस और वेलोसिटी के बीच हमेशा 90 डिग्री है एंगल होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या ध्यान देना है? रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आप जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप ऑब्जर्वर हो, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी दिया हुआ है वी ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ये, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये इसके बीच में जो मोशन ऑफ डायरेक्शन और जो से जहाँ हम ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, ये रेडियस वेक्टर, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्या देगा? इस सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद मान लो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पर,
बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब आपका देखो यहां से देखोगे ये रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा रेडियस वेक्टर। अब यहां पर लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है भी ये 5 मीटर पर सेकेंड इनफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन कंसिडर किए हैं। मेरा यहाँ कहना क्या है कि क्या एवरी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा कि नहीं देगा। मैंने कंडीशन यहाँ बताया ना कि रेडियस वेक्टर, यहाँ आप एज ऑब्जर्वर बैठे हो, ऑब्जेक्ट जहाँ हो, ये जो शॉर्टेस्ट पार्ट दिया ये रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तभी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। अब इस केस में आपका जो ऑब्जर्वर होगा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये वेलोसिटी जो होगा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं देगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने के लिए सर्कुलर पाथ होना जरूरी है। जब तक सर्कुलर पाथ नहीं होगा तब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम ही है इसका। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगा। और रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसका कि फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल वेलोसिटी ये जो दिया रहेगा उसका वैल्यू और रेडियस ऑफ दिस सर्किल। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब यहां पर दो चीजें हैं टर्म, ये देखो दिस वेलोसिटी v इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है, जो लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज v इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर कहां से आ गया टर्म, इस चीज को समझना जरूरी है। लिनियर तो आप जानते हो ऑलरेडी, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, जो वहां पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का रहेगा उसको लिनियर वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कब होगा, जब रोटेशन होगा। अब इसको देखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट ए पर है, सर्टेन टाइम के बाद बी पे गया। सर्कुलर मोशन में लिनियर जब मोशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, राइट, या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट आप यहां से आप ऑब्जर्व करो, फील करो, ऑब्जेक्ट को आपने देखा ए पॉइंट पर है, थोड़ी देर के बाद आप क्या देख रहे हो, यहां पर। तो आपका आई जो है, जो ये आंख है, आप क्या देख रहे हो, ये इस तरह से रोटेशन कर रहा है। आपका आई सीधे है, ऊपर इधर मुड़ा, फिर आई को मुड़े, फिर मुड़ा, या सर को घुमा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट जो हो रहा है आई का, ये क्या हो रहा है, एंगल से मेजरमेंट कर रहा है, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, राइट। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं, यहां पर जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहां पर हम क्या बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिनियर मोशन में बात करते थे, यहां पर क्या बात करेंगे, एंगुलर। एंगुलर इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट इज द बेसिक। क्योंकि वर्क एनर्जी के बाद आपका रोटेशन भी है, ये सारा बेसिक उसका भी तैयार हो रहा है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के जो पैरामीटर्स है उसके बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तभी हम सर्कुलर मोशन को समझ सकते हैं। बहुत सारे टीचर क्या आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा के अपना टाइम पास किया, अपना निकल गए। लेकिन जब तक आप ये नहीं बताएंगे टीचर्स कि लिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो जो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वो यहाँ पर किस टर्म से जुड़ा हुआ है, थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इधर का आपका डिस्प्लेसमेंट, इधर का एनालॉगी थीटा दे रहा है, ये भी समझना है। इधर डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन में या सर्कुलर मोशन में थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करेंगे, जिसका नाम रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा दो मेजरमेंट यूनिट दो है, उसका डिग्री में मेजर कर सकते हैं और रेडियन में मेजर कर सकते हैं। एसआई यूनिट क्या है मेरा? रेडियन है। हम एसआई यूनिट वाला को फॉलो करेंगे। तो ये जो एंगल जो रहेगा, जैसे π/3 रेडियन, 2π बराबर 360 कन्वर्सन, जो भी एंगल देगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट हम मीटर रखे थे, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन सा टर्म आ रहा है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी टर्म आया। उससे पहले ये दोनों में रिलेशन क्या है ये मान लेते हैं। ये ठीक है, थीटा एंगल गया और ये मान लो एल डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पे, ये आर्क जो है उसका लेंथ क्या है? एल है और इसका रेडियस आर है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर। थीटा एल और आर में रिलेशन क्या है? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आया ये? अभी तक आप पढ़ते होगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर रखते हो, ये आया कहाँ से? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसको अंडरस्टैंड करें पहले हम लोग। ये देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक यदि पूरा ये सर्किल चक्कर घूमता है, कितना एंगल रोटेट करेगा? 360 डिग्री। रेडियन में 2π। 2π रेडियन एक चक्कर में कंप्लीट करता है। कितना डिस्टेंस करेगा? जो इस सर्किल का सर्कम्फ्रेंस होगा। तो 2π रेडियन जब करता है तो कितना हो गया? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2πr। जब 1 रेडियन होगा तब कितना हो गया? 2πr डिवाइडेड बाई 2π, डिवाइडेड बाई 2π। थीटा एंगल जब करेगा तब थीटा से मल्टीप्लाई, ये 2π हटा दो, थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। थीटा एंगल जब करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आर थीटा। ये आर थीटा किसके बराबर है? एल के बराबर है। आर थीटा किसके बराबर है? ये एल के बराबर। यहीं से आता है आपका थीटा इक्वल टू एल अपॉन, देखो थीटा इक्वल टू कितना गया? एल अपॉन आर। बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, कहां से आया ये नहीं समझते। क्लियर समझ में आया? 2π एंगल में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 रेडियन में 2π अपॉन आर डिवाइडेड बाई 2 थीटा एंगल, क्यों यहाँ पर थीटा कंसीडर किया है। तो आर थीटा इक्वल टू एल। तो ये क्या दे रहा है? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये क्या दिया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये एल क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एल इक्वल टू थीटा आर। एल इक्वल टू कितना गया? थीटा आर। ये क्या दिया? रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत यहां नहीं। चलो इतना जब समझ गए, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट टर्म की बात करें। फिर यहां सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, एल आर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एल इक्वल टू आ गया थीटा आर। रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टर्म क्या है? लीनियर वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म क्या है? लीनियर वेलोसिटी और इसमें सर्कुलर में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दिए। ds अपॉन dt क्या देता है? लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ dl है तो dl अपॉन dt क्या दे दिया? लीनियर वेलोसिटी। दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल चेंजेस कंसीडर करके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इधर क्या आ गया? d थीटा अपॉन dt इंटू आर, इंटू आर। डी थीटा अपॉन dt क्या हो गया? ओमेगा। जो एंगुलर वेलोसिटी की बात करते थे, यहां लिखा था ना ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम। तो ये क्या दे दिया? ओमेगा आर।
और ये किधर क्या है, ये देखो रिलेशन स्टैब्लिश हो गया ना लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। अब यहां पर देखो बहुत चीजें यहां पर बच्चों को टीचर्स मिस करते हैं। लीनियर वेलोसिटी का तो आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हो, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? अब ध्यान से देखो, यहां भी जो ऑब्जेक्ट है लीनियर वेलोसिटी के, यहां पे ये डायरेक्शन है, यहां पे ये डायरेक्शन है, यही है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग, ध्यान से देखो, बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन? रोटेट किया, राइट हैंड को लेंगे, जिस डायरेक्शन में रोटेट करा इसको इस तरह से कर्ल करेंगे, अंगूठा का डायरेक्शन दे देगा आपको डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी कहने मतलब एक्सिस के अलोंग है, ओमेगा का डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड। स्क्रू है, स्क्रू को खोलिएगा, बाहर की तरफ स्क्रू निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा अंदर जाएगा। तो क्या हो रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्सिस। दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसीलिए यहां पर ध्यान देने के इंपॉर्टेंट पॉइंट है b इक्वल टू ओमेगा, दोनों तरफ वेक्टर हम नहीं दिए हैं। जब दोनों तरफ वेक्टर कब देते हैं? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। यहां पर डायरेक्शन अलग है, यहां देखिए यहां पर डायरेक्शन अलग, यहां डायरेक्शन है इसका अलोंग द एक्सिस, इसीलिए वी कैन नॉट डी राइट। कभी कभी देता है ऑब्जेक्टिव में, क्या ये सही है गलत है? रॉन्ग। क्योंकि यहां पर देखो टेंजेंशियल, ये डायरेक्शन वेलोसिटी का, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज में तो आउटवर्ड डायरेक्शन ओमेगा का। दोनों का डायरेक्शन कहीं मेल ही नहीं है, कहीं मेल ही नहीं है, राइट। इसीलिए हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। अब यहां पे जो लिखा था ना ac इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, v के जगह पर हम क्या लिखेंगे? ओमेगा आर। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर करने पे ओमेगा स्क्वायर आर गया। तो आपने क्या देखा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन थीटा इक्वल टू एल आर, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट कर दिए, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन दे दिया, दोनों को मैग्नीट्यूड के टर्म में दिखाएंगे, वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिखाएंगे। ओमेगा का डायरेक्शन आपने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, दूसरा चीज, जो थीटा जो है, थीटा का यूनिट क्या है? रेडियन। वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जैसे है ना हर फिजिकल क्वांटिटी को MLT के फॉर्म में डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ना, MLT टाइम, यही 3 है बेसिक। तो थीटा जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये भी ध्यान देने का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। थीटा का यूनिट डिफाइंड है बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। m का वैल्यू वहां 0 है, l का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 0 है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है थीटा। ये सारे पॉइंट है, तो यहां तक क्लियर होगा। अब आगे चले, लीनियर एक्सीलरेशन जो AC दे रहा है और एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारे अभी सीख लीजिएगा। तो जब आप वो रोटेशन पढ़िएगा तो आपका 30% काम कंप्लीट, 30% काम बेसिक यही है। तो आगे इसमें हम लोग समझें नेक्स्ट, लीनियर एक्सीलरेशन जो कि AC से इंडिकेट यहां कर रहा है। ये देखो आ गया, ये वेलोसिटी हो गया लीनियर वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा? थीटा इक्वल टू एल आर, पहला रिलेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट v का मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। अब इसको फिर फर्दर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dv अपॉन dt क्या देता है? एक्सीलरेशन। dv अपॉन dt क्या हो गया? एक्सीलरेशन। ये लीनियर एक्सीलरेशन है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या है? d ओमेगा अपॉन dt, आर तो कांस्टेंट है, ये क्या देगा? अल्फा। अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये सारे ये तीनों चीजों को आप अंडरस्टैंड करने के बाद तब सर्कुलर मोशन पे हम लोग एंट्री मारेंगे।
और लगभग लगभग टीचर क्या करें, सीधे डायरेक्ट मारेंगे, उनको क्या लेना देना, चलो बच्चा अपना काम कोटा पूरा किए। तो ये 3 टर्म अंडरस्टैंड करने के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होगा, राइट। ओमेगा चेंज कर रहा है तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब चलो आ जाओ अपने, अब इतना समझने के बाद आगे इस पे बढ़ें। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, जब मोशन सर्कुलर मोशन होगा, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन। इनफॉर्म बोलते ही आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन शिफ्ट चेंज हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, नॉट मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद क्या ध्यान देना है कि वेलोसिटी और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री एवरीवेयर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और एंगुलर के टर्म में v के जब आप ओमेगा आर लिख दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एक आर उड़ गया, देखो ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। यूज द रिलेशन v इक्वल टू, अभी किया हम लोग, v इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर दिया वहां पर। तो दोनों टर्म आपको दिमाग में सेट रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा सर्कुलर मोशन का हमेशा। आप जब भी आप यदि किसी गोला का चक्कर काटोगे तो आपको लगा कोई मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, राइट। तो वो यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो फोर्स भी प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए लिखा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट कीप्स द ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ। उस पाथ पर रखने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। और इसका नेक्स्ट उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे, फोर्स दे देगा, राइट। दूसरा चीज, अब फिर यहां पर ये क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू क्या आया, F इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, AC का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, वी स्क्वायर अपॉन आर। इस टर्म में हम लोग को याद रखना पड़ता है सर्कुलर मोशन का, क्योंकि फॉर्मूला दिया रहेगा वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया रहेगा, कहेगा रेडियस है 10 मीटर, वेलोसिटी है 25 मीटर, फाइंड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटे, इतना क्लियर है। और v इक्वल टू ओमेगा आर रखेगा तो m ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा इस फॉर्म में। अब ये देखिए डिफरेंट एग्जांपल्स दिया हुआ है। एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट कार जो है सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर कभी आप लोग सोचिएगा, थोड़ी देर बाद अभी दिमाग में आपको डाल रहा हूँ, यदि सरफेस स्मूथ रहेगा, स्मूथ करने मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो जब सर्कुलर पाथ पे गाड़ी को घुमाएंगे, सर्कुलर पाथ पे घुमाएंगे, तब गाड़ी घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा, यानी गाड़ी बाहर फेंका जाएगा कि टर्निंग कर लेगा। यदि सरफेस स्मूथ है, ध्यान से सोचने का है, यदि कांस्टेंट, ये क्या है देखो, यदि कोई फ्रिक्शन नहीं रहे, स्मूथ सरफेस रहे, आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, तो यहाँ पर देखो दो तरह के फोर्स लग रहा है। मैं ऑलरेडी बताया हूँ, एक सूडो फोर्स बताया था मैं। सूडो फोर्स कहाँ पर लगता है, जहाँ पर फ्रेम नॉन इनर्शियल हो। अच्छा, तो यदि कोई ऑब्जर्वर बाहर से इस कार को देख रहा होगा तो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो उसको क्या वो देखा, इसको, इस कार को कोई अंदर की तरफ खींच रहा है। आप जब अंदर ड्राइविंग करते हो कार में बैठकर, तो मान लो हाई स्पीड से जब आप टर्न करते हो तो लगता है आप बाहर तरफ फेंका रहे हो, क्योंकि आपका कार एक्सीलरेटेड मोशन में है। आप कहाँ बैठे, गाड़ी के अंदर, फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है।
तो आप पे फोर्स कौन सा लग रहा है? सूडो फोर्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज का वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही रहेगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाता है सूडो फोर्स का। तो जब आप कार में आप बैठे हो, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो सूडो फोर्स क्या करेगा? बाहर की तरफ धक्का देगा। अंदर तरफ कौन खींचेगा आपको? कोई फोर्स है खींचने वाला? जब ऐसे टर्न किए, हमको सूडो फोर्स धक्का देके बाहर फेंक रहा है। जब फ्रिक्शन नहीं रहा, स्मूथ सरफेस कंसीडर किए, जब स्मूथ सरफेस है तो कोई अंदर खींचने वाला फोर्स नहीं है ना। जो तो ग्राउंड से दोनों फोर्स बराबर है। ग्राउंड से आप रहोगे, ग्राउंड से देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिखाई देगा, और कार में बैठे हो तो आप पे क्या फील होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यदि सरफेस स्मूथ रहेगा तो गाड़ी बाहर फेंका जाएगा, कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता है, कभी भी, क्योंकि ये सूडो फोर्स बाहर धक्का दे रहा है तो अंदर कौन खींचेगा? ये जो फ्रिक्शन फोर्स ही आपको चक्के पर लगता है जो कि उसको अंदर की तरफ खींचता है यहाँ पर, इसीलिए सरफेस को रफ बनाया जाता है। जो आपका सूडो फोर्स बाहर खींच रहा था, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, इसीलिए सरफेस पर फ्रिक्शन होना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज गाड़ी बाहर की तरफ आपका फेंका जाएगा। ठीक है, तो वही इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर बहुत जरूरी है। दूसरा, रस्सी में धागा में बांध दो, सर्कुलर मोशन का ये भी एग्जाम्पल। यहाँ पर ये टेंशन क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। जो स्ट्रिंग का टेंशन है, ये टाइट जो रहता है, जैसे आप देखते हो रस्सी बांध के उसको चारों तरफ घुमाते हो, तो टेंशन रस्सी में कैसे आ जाता है? क्योंकि उस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूज नहीं। ग्राउंड से देखोगे सेंट्रीपिटल लगेगा, उस फ्रेम पे जाकर बैठोगे सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, क्योंकि फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा। टेंशन यहाँ पर क्या दे देगा? आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू दे देगा। दूसरा, उसी तरह से चार्ज के बीच में, चाहे प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों चार्ज के बीच ये मान लो रोटेट कर रहा है चारों तरफ, तो यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो मोटे तौर पे ध्यान क्या देना है? यदि आपका मोशन सर्कुलर पाथ हो रहा है, पाथ कैसा हो? सर्कुलर होगा, तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो ये तो मेरा अभी बेसिक क्रिएट हुआ। इसके बाद बैंकिंग है। आप देखते हो रोड को, हाईवे जो बनाते हैं यहाँ टर्निंग, हाँ, उसको ऐसे टिल्ट बनाते हैं, उसी के लिए जो बाहर गाड़ी फेंका रहा है उसको बचने के लिए। तो उसमें दो केसेज हम लोग पढ़ेंगे। जब सरफेस स्मूथ होगा, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ, तब एंगल कितना होना चाहिए कि हम सेफली वहाँ टर्न कर जाए, वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए कि बाहर तरफ नहीं फेंकाएं, ये सब बैंकिंग में पढ़ना है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे बेटे। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं।